ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो क्लास 10th के साइंस का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ ए न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको एक न्यू सब्सटेंस के साथ साथ आपको एक न्यू प्रॉपर्टीज भी फॉर्म होता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ये दे रखे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए सारे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है केमिकल इक्वेशन। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, तो बेसिक थ्योरी है, आप इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग को पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। देखिए, विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फार्मूला के द्वारा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको समझाएं, जैसे मैंने जिंक बोला था, जिंक को हम लोग क्या लिखते हैं? Zn। ठीक है, उसके बाद आपको बोल दिया था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो मैंने यहाँ लिखा Zn। Zn क्या है? ये जिंक है, तो जिंक का सिंबल हो गया Zn। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड उसका इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है H2SO4। तो ये जो चीजें इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब दूसरा देखिए, जैसे ये Zn और H2SO4 को मैंने मिलाया, तो ये जो है इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये रिएक्ट करा रहे हैं दोनों को मिला के, तो इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और इससे जो अलग ये फॉर्म तैयार होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो आप समझ गए स्टूडेंट केमिकल इक्वेशन क्या आता है, मतलब ऐसा मेथड जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल का हेल्प किया जाता है या जिस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जिसमें ZnH2SO4, जैसे आपको क्या मैंने समझाया स्टूडेंट कि Zn क्या है? जैसे जिंक, जिंक बोल रहे हैं, उसका शॉर्ट फार्मूला क्या हो गया? सिंबल क्या हो गया? Zn। और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या हो गया? H2SO4। तो ये आपको सिंबल भी है और फार्मूला भी है, इन दोनों को मिला के ये दोनों इन्वॉल्व है, तो ये जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन। ये जो बना वो केमिकल इक्वेशन। तो ये रिएक्ट कराया जा रहा है, तो ये रिएक्टेंट, और ये जो आपको आफ्टर रिएक्शन के बाद जो मिला वो कहलाएगा प्रोडक्ट। तो ये होता है फाइनली केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग एक्सटेंट सीखेंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे, जो अनबैलेंस होता है केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में पूछता है। ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सीखते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। देखिए बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रखा है स्टूडेंट, Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए ये रिएक्टेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया, और ये प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ अगर एटम्स की संख्या अगर इक्वल होगी तो वो जो होगा बैलेंस होगा, अगर वो अनइक्वल रहा तो अनबैलेंस होगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए Zn जो है इधर एक है, इधर भी देखिए Zn एक, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1 है और इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 है। मतलब ये सारे इक्वल हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इक्वल आ गया। दूसरे एग्जांपल में कहिए LHS और RH जैसे इक्वल आ गया, तो उसको हम लोग कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। और अनबैलेंस इक्वेशन, अगर ये बैलेंस नहीं होता, LHS और RHS बैलेंस नहीं होते, तो उसको कहते अनबैलेंस। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। और नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं अनइक्वल होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, तो उसको कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक, आप लोग इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे कैसे इसको बैलेंस करते हैं। ये तो आप समझ गए कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। अब इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है कि CH प्लस
CH4 प्लस O2 प्लस CO2 ये चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस के लिए सबसे पहले हम लोग इधर स्टेप फर्स्ट है, ठीक है, ये चेक करते हैं स्टेप फर्स्ट। तो सबसे पहले इधर हम लोग लिख लिए कि नंबर ऑफ, ये कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आप LHS और RHS भी लिख सकते हैं। इधर जो है आपको देखिए कार्बन कितने हैं 1, और इधर कार्बन कितने हैं 1, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 1, ठीक है। ये अनबैलेंस हुआ, तो आपको बैलेंस करना है ना। तो बैलेंस करने के लिए देखिए सबसे पहले कम किधर है, यानी प्रोडक्ट है, यानी RHS साइड में जो है आपको हाइड्रोजन की संख्या जो है वो बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन ऑफ एटम की संख्या जो है वो बैलेंस नहीं है, फिर ऑक्सीजन का भी बैलेंस नहीं है। तो हम लोग को बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि स्टेप 2 में इधर CH4 प्लस O2, अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ ना 2H2O, सॉरी इधर CO2 जो लिखा हुआ है प्लस 2H2O करके, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इसमें 4 था यहाँ, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने हाइड्रोजन से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ध्यान रहे कभी भी मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर करेंगे, या ऐसा नहीं कि नीचे आप यहाँ कर दीजिए, वैसा नहीं करेंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करे, तो ये मल्टीप्लाई जब 2 से किए तो ये हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए शॉर्टकट में हम यहाँ लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा, R और P लिख रहे हैं, ठीक है। R का मतलब रिएक्टेंट और P का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब देखिए कार्बन का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है यहाँ पर 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन कितने हैं इधर 4, ऑक्सीजन कितना है इधर कितना होगा 2 2 4। अब ये 2 से इसमें ही नहीं, इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन देखिए, इधर था ऑक्सीजन 2 और एक 3, यहाँ जो ऑक्सीजन था वो 3 था। अब यहाँ ऑक्सीजन की संख्या देखिए 4 हो गया, 2 और ये और 2 4, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन तो बैलेंस कर लिया हम लोग, अब ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर कम है, मतलब इधर वाले ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये स्टेप सेकेंड था। अब स्टेप थर्ड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप थर्ड यूज किए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस साइड कम था, रिएक्टेंट साइड कम था। ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन में इधर CH4 प्लस 2A2 CO2 प्लस 2H2, अब इधर मल्टीप्लाई किया, देखिए C1 है, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन जो है 4 हो गया। इस साइड भी आपको 1 4 और 4, मतलब अब जो है ये बैलेंस हो गया, ठीक है। देखिए कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, और हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो ये मेरा लास्ट बैलेंस इक्वेशन ये हो गया, यानी CH4 प्लस 2O2 रिएक्टेंट CO2 प्लस 2H2O, ये जो है बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कैसे फिर होगा, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में समझ में आया। ये नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट देखते हैं बैलेंस करने का। देखिए शॉर्टकट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, R का मतलब रिएक्टेंट और P का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ एटम देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये कैल्शियम है। तो रिएक्टेंट साइड में देखिए ये 2 है, तो 2 बार हाइड्रोजन है और 2 बार इधर है, यानी 4 बार हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इधर देखिए ऑक्सीजन की संख्या जो है 3 और कितने हो गए 6 बार, और इधर नाइट्रोजन की संख्या जो है वो 2 बार, और उसके बाद जो है इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 2 बार, और तो ये जो है आपको टोटली 7 बार हो गया। और फिर उसके बाद जो है Ca जो है यहाँ पर 1 बार है, ठीक है। अब इधर प्रोडक्ट साइड में देखिए आपके पास Ca जो है कितनी बार है 1 बार है, तो 1 बार। उसके बाद नाइट्रोजन जो है आपको 2 बार, तो 2 बार। ऑक्सीजन जो है आपको 6 और 1 7 बार है, तो 7 बार, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या जो है इधर कैल्शियम जो है आपको 1 बार, तो 1 बार। इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, सॉरी, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो अब इसमें कमी है, ये देखना है कि क्या करना है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब जो है इधर कम है, यानी इसमें जो है हम लोग 2 से इंटू कर दें, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 2 4, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 3 2 5 6 और 2 8 हो जाएगा। इधर भी देखिए 3 2 6 और 6 सॉरी इधर भी 8 है, तो इधर भी जो है आपको 8 हो जाएगा,
ठीक है, मतलब ये अब जो है सिर्फ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो है बैलेंस हो जाएगा। इधर जो है आपको अब ये आ जाएगा 4 बार और ये सारे जो है बैलेंस हो, यानी बैलेंस इक्वेशन मेरा जो है ये। ठीक है स्टूडेंट, ये इजी था, आपने कैसे देखे समझे। मैंने देखिए सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले देखिए इसी क्वेश्चन के एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे मैंने सबसे पहले क्या लिखा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लिए। ठीक है, आपको तो पता ही है रिएक्टेंट कौन सा होता है, प्रोडक्ट कौन सा होता है, मतलब एनएचएस और आरएचएस पार्ट को मैंने लिख लिया स्टूडेंट। ठीक है, आरएचएस पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। ठीक है, अब ये कितनी बार है, देखिए 2 से इंटू है तो सब में इंटू है, यानी 2 से हाइड्रोजन 2 बार है, तो हाइड्रोजन 2 बार यहां भी है और ये 2 से इंटू है, ब्रैकेट के अंदर है तो इसमें भी इंटू होगा और ऑक्सीजन में इंटू होगा, तो 2 और 2 4 बार है, मैंने लिख लिया। इतना क्लियर हो गया। अब नाइट्रोजन की संख्या देखिए 2 से इंटू है तो 2 ही से रहेगा, दूसरा नाइट्रोजन है नहीं, है तो है नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 3 और 2 6 और यहाँ 2 8 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, Ca 1 बार है 1 बार। इधर देखिए पी से, यहाँ पहले मैंने क्वेश्चन से 2 हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए Ca 1 बार है तो 1 बार। नाइट्रोजन N यानी ये 2 से इंटू है तो 2 बार। और ऑक्सीजन 3 2 6 और 1 7, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर पहली बार में 7। ठीक है, और हाइड्रोजन की संख्या है 2 है तो 2 है। अब देखिए इसमें कमी क्या है, ये तो 2 है। अब यहाँ देखिए ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस है, ये अनबैलेंस है और ये बैलेंस है। ठीक है, अब इन दोनों को बैलेंस करना है तो पहले हाइड्रोजन इधर 4 है इधर 2 है, मतलब हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 से इंटू करना होगा। जैसे ही 2 से इंटू करेंगे तो 2 2 4 तो हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या देखिए 2 बार ये हो गया, 3 2 6 और 2 ये, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, मतलब 8, मतलब सिर्फ 2 से इंटू करने के बाद ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। तो ये जो है मेरा बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, आप इसे नोट कर ले, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन देते हैं जो आप सॉल्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, आप इसे नोट कर ले, जो आपको घर से ट्राई करना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको फिर से पूछना है। ठीक है, ये श्योर है कि आपको बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 नंबर में है, लेकिन आता है बैलेंस करने का इक्वेशन। ठीक है, आप इसे नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक, आप इसे नोट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, मतलब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को कंबाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, यानी जैसे कहने का मतलब है कि मैंने 2 mg को कंबाइन कर लिया ऑक्सीजन के साथ, तो इसको कंबाइन करके मैंने क्या बनाया, एक सिंगल 2MgO। ये बैलेंस होगा हमेशा, देखिएगा। ठीक है, ये बैलेंस होना चाहिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ, 2 या 2 से ज्यादा, यानी एक और ये 2 एलिमेंट है, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने क्या बनाया, एक सिंगल एलिमेंट, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी ऐसा कंपाउंड जिसको स्प्लिट किया जाए तो 2 या 2 से अधिक जो है एक सिंपलर सब्सटेंस में जो है वो क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जैसे एज इट सेम, इसी तरह जैसे ये जो है 2MgO है, अब इसको जो है स्प्लिट कर दिया हम लोग 2Mg + O2, तो ये कहलाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, यानी एक कंपाउंड को हम लोग क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए 2 या 2 से ज्यादा में, तो वो कहलाएगा आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये समझ गए ना कि क्या होगा, आप पहले इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ है कि 1 एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं, मैंने लिखा CuSO4 + ZnSO4 + Cu। अब ये देखिए यहां पर जो है Cu जो है इसका प्लेस जो है दूसरे जगह चेंज हो गया और Zn जो है इसके जगह पे आ गया, तो
तो ये ZnSO4 में चेंज हो गया, Zn यहाँ पे और Cu इसके जगह पर। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब एलिमेंट का क्या हो गया, प्लेस जो है वो चेंज हो गया, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर चेंज हो गया, ये यहां से यहां और इसके जगह पर। तो ऐसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसमें सिंगल एलिमेंट का स्थान प्लेस हो रहा हो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। पहले आप इसे नोट कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के आपको केमिकल रिएक्शन देखेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना आपको पढ़ के आना है स्टूडेंट, ठीक है। नोट कर लीजिए, आप नोट कर लिए स्टूडेंट, सब समझ में आ गया। देखिए मैंने क्या बताया था, एक बार रिकॉल कर दे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। जैसे मैंने लिखा 2Mg प्लस O2, यानी दो यहां एलिमेंट है Mg और O2, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया गया, एक सिंगल सब्सटेंस 2MgO, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसे कंपाउंड को जिसको हम लोग क्या कर दिया जाए, दो से ज्यादा सब्सटेंशियल एलिमेंट में क्या कर दिया जाए, उसको स्प्लिट किया जाए, तो वो कहलाता है डीकम्पोजिशन। जैसे देखिए ऊपर वाले एग्जांपल का जस्ट अपोजिट 2MgO था, उसको मैंने दो अलग अलग में यानी MgO प्लस O2 में कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का स्थान चेंज होकर दूसरे एलिमेंट पे चला जाता है, दूसरे एलिमेंट के स्थान पे जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जो CuSO4 प्लस Zn, देखिए Cu का स्थान चेंज होकर Zn पर चला गया और Zn का स्थान Cu पर आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बाकी के और भी केमिकल रिएक्शन है टाइप्स, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए और आप इसे याद करके आइएगा, ठीक है। सबको अच्छे से समझ में आ गया, चलिए ठीक है।